हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSI स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। एनिमेशन के साथ है बच्चों। इतना हो सके ज्योग्राफी का तो मैं इतना तुम सोचोगा, ज्योग्राफी में तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले तुम लोगों को। बच्चों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को खुद भी दिख रहा होगा, लगातार मैं वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूँ। लेकिन यार आप लोगों का थोड़ा सा ना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों सपोर्ट करो, वीडियोस को शेयर करो, दोस्तों को बताओ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आगे और ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। ठीक है ना, एनिमेशन के साथ वीडियो लेके आ सकूं। अभी मैं आप लोगों का ना जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है क्लास 11 का, तो मैं इसके साथ साथ आपको सैंपल पेपर की पूरी सीरीज कराने वाला हूँ। ये कहीं बाहर से नहीं उठाऊंगा, मेरे खुद के क्रेडिट सैंपल पेपर्स होंगे। फिर आपके लिए नोट्स भी अभी उपलब्ध करा दूंगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी के। तो बच्चों प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं लोग। पहला बात करते हैं, आखिर अपवाह तंत्र होता क्या है। बच्चों देखो, होता क्या है, जो नदियां जो होती है ना, नाले या अन्य जाल, मतलब नदियों का जो जाल, साधारण शब्दों में कहा जाए, नदियों का जो जाल होता है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। डेफिनेशन देख लो। ठीक है, वाहिका अर्थात नदियां, नाले व अन्य जल निकास तंत्र जिनसे वर्षा का जल बहते हुए किसी बड़ी झील में चला जाए, किसी तालाब में चला जाए या किसी सागर में चला जाए, इन्हीं वाहिकाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी नदी वाहिकाओं के जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। आप इसमें भी ऐसे याद कर सकते हैं। अपवाह तंत्र के बच्चों प्रतिरूप भी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, जैसे जो नदियां होती हैं कई क्षेत्रों में बढ़ जाती है ना, तो इनका अपवाह तंत्र कई तरह का होता है। तो अपवाह प्रतिरूप मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है वृक्षाकार प्रतिरूप। इसमें बच्चों क्या होता है, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो। ठीक है, यानी जो पेड़ की शाखाओं के रूप में दिखता हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे हमारा उत्तरी भारत की जो मैदान की जो नदियां है ना, वो वृक्षाकार रूप में, आप चित्र में भी देख सकते हो। इस प्रकार की नदियां, जो एक नदी है, सपोज करो मैं गंगा ही ले लेता हूँ। गंगा अपवाह तंत्र से बड़ा अपवाह तंत्र है ना, तो यहाँ से कई सारी नदियां बनती है ना, तो यही अपवाह तंत्र कहलाता है। दूसरा आता है अर्य प्रतिरूप। जब नदियां क्या होती है, किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं, तो उसे अर्य प्रतिरूप कहते हैं। बच्चों देखो, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, किसी एक क्षेत्र से निकली और कई भागों में बट गई। अमरकटक पर्वत की श्रृंखला से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, वो अर्य प्रतिरूप में पाई जाती है। जो अमरकटक जो पर्वत है, वहां से जितनी भी नदियां निकलती है वो अर्य प्रतिरूप में पाई जाती हैं। तीसरा आता है जालीनुमा प्रतिरूप। अब जालीनुमा प्रतिरूप क्या होता है बच्चों, तो जब मुख्य नदियां क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर, यानी एक साथ बैठती है, समानांतर बहती है, और सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती है 90 डिग्री पर, तो उसे जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है, जो आप चित्र में भी देख सकते हो। तीसरा आता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। क्या होता है इसमें, क्या होता है, जब सभी दिशाओं में नदियां बहकर किसी झील, गर्त में चली जाती हैं, ठीक है, पानी चला जाता है उनका, तो ऐसे में क्या होता है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, आप चित्र में देख सकते हो। अब बात करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताओं के बारे में, कि आखिर हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषता क्या है। तो पहला तो याद है, हिमालय अपवाह तंत्र में जो नदियां होती हैं वो काफी ज्यादा लंबी हैं और विकसित हैं। यहाँ जो प्रमुख नदियां कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ठीक है, 3 नदियां काफी ज्यादा बड़ी हैं बच्चों। और दूसरा, ठीक है, हिमालय अपवाह तंत्र की जो नदियां होती हैं वो 12 मासी होती हैं, यानी 12 के 12 महीने क्या होता है, इन नदियों में पानी होता है। कहाँ, क्योंकि देखो भाई, अगर 4-5 महीने मैंने बोला चलो वर्षा के द्वारा पानी मिल गया, और 5-6 महीने नहीं, क्या होता है, जो बर्फ होता है ना गर्मियों में, जो बर्फ पिघलता है, तो उनसे ही पानी मिल जाता है। तो जैसे 12 महीने पानी मिल रहा है, तो इसीलिए 12 मासी कहलाती है, यानी 12 महीने पानी रहता है। ये नदियां गहरे गार्ज से गुजरती हैं और अपरदन की क्रिया तो करती ही रहती हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों, ये नदियां अपने साथ क्या करती हैं, पर्वतीय मार्ग में आकर घाटियों का निर्माण करती हैं। ये नदियां हिमालय से निकलती हुई क्या करती हैं, उत्तर भारत में उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है बच्चों, और इस हिमालय अपवाह तंत्र क्या नया है बच्चों, नवीन है, क्योंकि हिमालय अपवाह तंत्र का निर्माण अभी भी हुआ है। अभी नहीं मतलब ये 2-3 साल पहले नहीं होगा, तो मतलब हो गया है 2-3 हजार करोड़ साल पहले। ठीक है, यहाँ नदियां विसर्प बनाती हैं, सांपों की तरह बहती ही नहीं और अपने मार्ग भी बदल लेती हैं। जैसे लड़कियां अपने बुराद मानना है रंग नहीं बदलती। ठीक है ना, कोई गुस्सा होगी, कहीं कमेंट ही भर दे, ऐसा मत करना। ठीक है, ये नदियां हिमालय की हिमछादित क्षेत्रों से जल प्राप्त करती है, यानी हिमालय क्षेत्र से जल प्राप्त करती है और हमेशा बहती रहती हैं ये नदियां जो होती हैं। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई लड़की गुस्सा मत हो जाना, मैंने बोला कि लड़कियां रंग बदलती है ना, ये पता चले तुम कमेंट भर दो और मेरी बेइज्जती हो जाए।
चलो ठीक है। इसके साथ साथ हिमालय अपवाद तंत्र में क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा बोलता है। 2 डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां जो है अपना डेल्टा जो बनाती है वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा बनाती है। बात करते हैं हिमालय तंत्र में जो नदियां हैं, जैसे मैंने बात करी सिंधु नदी के बारे में। पहले बात करें सिंधु नदी के बारे में। पहले तो याद कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 11,62,000 वर्ग किलोमीटर की तो नदियां है ये। और भारत में इसकी जो लंबाई है कितनी है बच्चों, 2,880 किलोमीटर है। ठीक है ना, सॉरी नहीं, इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई जो है इसकी 2880 यानी 2,880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। और भारत में ये हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है बच्चों, सबसे पश्चिमी नदी। और ये कहाँ से निकलती है बच्चों, ये बेसिकली तिब्बत के कैलाश पर्वत की जो जगह है, कैलाश पर्वत के बोखरचू के नजदीक हिमनद से निकलती है। बोखरचू से हिमनद से निकलती है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, इसके साथ साथ तिब्बत में इसे सिगी खबान शेरमुख के नाम से जाना जाता है। लद्दाख में इसे जास्कर की श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बालूचिस्तान है वहां चली जाती है। लद्दाख श्रेणियों को काटते हुए नदी क्या करती है, जम्मू कश्मीर और गिलगित, जो गिलगित एक जगह है, जम्मू कश्मीर जगह है गिलगित, तो गिलगित में काफी अच्छा सुंदर महाखंड का निर्माण करती है। दर्शनीय काफी सुंदर होता है ये। और सिंधु नदी के तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं बच्चों, जैसे त्योक, गिलगित, जास्कर, गुजा, नुब्रा, सिंगार, गास्टिंग, द्रास, इस प्रकार की बहुत सारी सहायक नदियां हैं किसकी, सिंधु नदी की। सिंधु नदी की मुख्य जो सहायक नदी है बच्चों, जैसे झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, सतलुज हो गई। इसी नदियों के बारे में अभी आगे बात करने वाले हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, हमने 3 पार्ट में ये वीडियो बनेगा। चलिए पहला बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। तो पहला तो याद है ये सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम स्थान था ये कश्मीर घाटी की दक्षिणी पूर्व पीर पंजाल के गिरिपथ से, जो वेरीनाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से क्या करती है ये, श्रीनंगूर और बुल्लर झील से बहते हुए एक तंग और गहरे महाखंडों का निर्माण करती है। पाकिस्तान में जंग के पास ये चेनाब से मिल जाती है। झेलम जो है फिर जंग के पास जंग जगह है, उसके बाद चेनाब से मिल जाती है। तो चलो बात कर लेते हैं चेनाब नदी के बारे में। तो याद है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब। और चंद्रा और भांगा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये 2 नदी जो होती है ना, चंद्रा और भांगा, इन 2 के मिलने से चेनाब बनती है। और ये हिमालय प्रदेश के केलांगू के निकट ताड़ी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभांग के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभांग, चांद्रा और भांग के 2 से मिलता है ना, चंद्रभांग भी कहा जाता है इसे। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।